भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको रिमांड के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज़ रिमांड? आम भाषा में लोग रिमांड को क्या समझते हैं और कितना डरते हैं उससे, इस बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। रिमांड धारा 167 CRPC में रिमांड के बारे में बताया गया है कि रिमांड के बारे में 167 CRPC क्या कहती है और एक मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, वो रिमांड कब और कैसे और क्यों दे सकती है। तो 167 CRPC यानी रिमांड क्या है, रिमांड कब दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है या वो पुलिस से भाग रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए ढूंढ रही है और वो इस बात से डरते हैं कि अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया तो वो हमारा रिमांड ले लेगी। और रिमांड के नाम से जो अभियुक्त है, जो मुल्ज़िम है, वो बहुत घबराता है, बहुत डरता है। रिमांड एक ऐसी चीज़ है कि रिमांड की सुनते ही अभियुक्त पसीने आ जाते हैं उसको। तो आज मैं आपको बता देने जा रहा हूँ कि रिमांड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप घबराएं या डरें। रिमांड कोई ऐसा नहीं होता है जिससे आपको डरने या घबराने की ज़रूरत हो। कतई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिमांड कब लिया जाता है और रिमांड कब पुलिस मांग सकती है। मान लीजिए आपके ख़िलाफ़ यानी किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है जो काग्निजेबल ऑफेंस है यानी संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस को मुल्ज़िम को तुरंत गिरफ़्तार करने का बिना किसी वारंट के अधिकार प्राप्त है। जब ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है पुलिस गिरफ़्तार करती है तो पुलिस के ऊपर ये दायित्व आ जाता है, ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस मुकदमे की 24 घंटे के अंदर जांच कर ले। 24 घंटे यानी 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर पूरी जांच करके उस मुल्ज़िम को संबंधित अदालत यानी संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको पेश करे। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है तब क्या होता है? तब पुलिस जब उस व्यक्ति को अदालत में ले जाती है, अदालत में पेश करती है, तो अगर पुलिस को ये लग रहा है कि ये हमको इस मुल्ज़िम की और ज़रूरत है और ज़रूरत की जो वजह वो बताती है वो वजह भी अदालत को सही लगे। अब वजह क्या हो सकती है? जैसे मान लिया 4 लोगों ने मिल के कहीं डकैती डाली या कोई अपराध किया या कोई किडनैप कर लिया, कोई हत्या कर दी। अब 4 में से कोई एक व्यक्ति गिरफ़्तार हो गया या 2 व्यक्ति गिरफ़्तार हो गए। अब जब पुलिस ने उन व्यक्तियों का बयान लिया तो उन्होंने बताया पुलिस के सामने कि हमारे साथ और कौन कौन शामिल था या किस हथियार से हत्या करी, वो हथियार कहाँ पर छुपा के रखा है, या किसी को अक्यूज़ यानी जो सहयोगी उसका था, जो साथ में अपराध करने वाला दूसरा व्यक्ति था, उसके पास वो हथियार है, तमंचा, बंदूक, कोई भी हथियार हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है। लूट करी है तो पैसा है उसके पास, रुपया उसके पास रखा है, सोना लूटा है तो सोना उसके पास रखा है। तो जब पुलिस ने 24 घंटे जो जांच करी उसमें वो ये बातें पता नहीं लगा पाई कि लूट का माल कहाँ रखा है, या अगर हत्या कर दी है तो हत्या में जो हथियार, जो आला कत्ल है, जिस हथियार से हत्या की गई है, वो हथियार बरामद पुलिस नहीं कर पाई। तो फिर पुलिस जब इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस मुल्ज़िम का रिमांड हमको लेना है। रिमांड का मतलब ये होता है कि जब पुलिस अदालत में उसको ले जाती है तो फिर अदालत कुछ टाइम के लिए उसको फिर वापस कर देती है, कि पुलिस को ही दे देती है कि तुम इसे ले जाओ और पूरी जांच करके फिर इसे ले आओ। तो उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस वाले जो भी उसकी जांच कर रहा होता है, जो भी थाना हो, वो अदालत के सामने एक प्रार्थना पत्र देती है और उसमें ये मेंशन करती है, यानी इस बात का उल्लेख करती है कि इस व्यक्ति ने अपने बयान में
इस मुल्जिम ने अपने बयान में बताया है कि लूट का पैसा या लूट का माल कहाँ छुपा के रखा है या किस मुल्जिम के पास रखा है जो साथ में अपराधी था, वो अक्यूज़ था, या फिर हत्या की है तो तमंचा, कारतूस या फिर चाकू या और कोई हथियार किसके पास रखा है या कहाँ गाड़ दिया है। कहीं गाड़ के भी बता सकते हैं कि फ़लानी जगह हमने इसे गाड़ दिया है, किसी जगह भी खेत में, बाग में, या छुपा दिया है कहीं। तो पुलिस उसका भी पूरा उल्लेख करती है और उसके बयान का उल्लेख करती है कि इसने अपने बयान में ये बातें बताई हैं, ये हथियार बताए हैं। तो ऐसे उल्लेख करते हुए ऐसी बातों को प्रार्थना पत्र में लिखकर अदालत के सामने प्रस्तुत करती है। अदालत उस पर सुनवाई करती है। अदालत से जैसे उसने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि इसे 10 दिन का हमको पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, तो अदालत उस पर विचार करती है कि कितने दिन तक के लिए इन पुलिस को कस्टडी में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। कस्टडी में पुलिस की दिया जाए या फिर न्यायिक कस्टडी में, उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाए। अदालत सब बातों को और केस डायरी जो होती है, जो जांच करके लाते हैं, जो केस डायरी होती है वो पुलिस सामने लेके आती है, जो बयान होते हैं जिसमें, उसका अध्ययन करने के बाद अदालत अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर वो पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकती है। लेकिन अगर संबंधित अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कोई भी हथियार या रुपया, पैसा या लूट का माल इसे बरामद कराना है पुलिस को इस व्यक्ति से, तो अगर उसने 10 दिन का रिमांड मांगा है तो वो हफ्ता भर का भी दे सकती है, 4 दिन का भी दे सकती है। ये 167 CRPC में मजिस्ट्रेट की शक्ति है। वो जितने दिन का चाहे, ज़रूरी नहीं है कि जितने पुलिस ने मांगा है वो उतने दिन का ही उसे रिमांड दे दे, वो 1 दिन का भी दे सकती है, वो 48 घंटे का, 72 घंटे का, या फिर वो 5 दिन का, 7 दिन का, या फिर जितना पुलिस ने मांगा है। अगर उसको लगता है कि ये पुलिस की मांग जायज़ लग रही है, जेन्युइन लग रही है और इतने दिनों से ही इनका काम हो पाएगा, जांच पूरी हो पाएगी, तो वो उतने दिन का भी दे सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुलिस रिमांड। ये है पुलिस रिमांड। ये पुलिस रिमांड के बारे में बहुत से लोगों को बहुत गलतफहमियां हैं। पुलिस रिमांड का मतलब लोग समझते हैं, जो अभियुक्त हैं ख़ास तौर से, वो ये समझते हैं कि पुलिस हमको रिमांड पर ले जाएगी, मारेगी, पीटेगी, डराएगी, धमकाएगी, टार्चर करेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को रिमांड पर ले जाने के बाद उनको टार्चर करने, डराने, धमकाने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनको उससे पूछताछ करना है, जहाँ कहीं उसने हथियार बताया है या जिस मुल्जिम के पास बताया है वो उस मुल्जिम के पास उसको लेकर जाएंगे और उस हथियार की बरामदगी कराने में पुलिस का सहयोग करेंगे। लेकिन अगर पुलिस उन्हें डरा धमकाती है या टार्चर करती है तो ये इलीगल है, ये इलीगल है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस कभी ऐसा कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, तो आप बेफिक्र होके जिसका रिमांड हुआ है, जो पुलिस कहे सब मान लो, जहाँ कहे अंगूठा लगा दो, जहाँ कहे दस्तखत कर दो, क्योंकि पुलिस द्वारा ये जो आपने बताया है उसको, यानी मुल्जिम ने बताया है पुलिस के सामने, इसको अदालत में कोई भी मान्यता नहीं है। अदालत इसको नहीं मानती है। अदालत में आके अगर आपने उससे इनकार कर दिया तो कोई इससे आपके मुकदमे के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने अदालत में इसकी शिकायत कर दी कि रिमांड के वक्त उसने हमको डराया, धमकाया, मारा, टार्चर किया, हमको सोने नहीं दिया, या हमको रात भर खड़ा रखा, या रात भर हमको परेशान किया, तो फिर पुलिस ने क्या करा? ये इलीगल किया। आर्टिकल इस 21 में भी जो अधिकार बताए गए हैं उसमें आपको इस तरह के सभी अधिकार हैं कि सोने के लिए अगर आपको मना कर रहे हैं तो आप सोएं, ये गलत कर रहे हैं वो। माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस बारे में कई बार व्यवस्था दे चुका है कि पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको डराएं, धमकाएं, या जबरन उससे कोई वसूली या कोई किसी तरह का हथियार ज़बरदस्ती उस पर लगाएं
या ज़बरदस्ती उससे उगलवाएं, ऐसा अधिकार पुलिस को कतई नहीं है। तो ये 167 CRPC जो है ये रिमांड के बारे में जानकारी देती है। अब रिमांड लेने के बाद पुलिस जो है क्या करती है, कभी कभी ये करती है कि बहुत ही ज़्यादा मुलजिम को परेशान करती है और झूठी रिकवरी यानी झूठी बरामदगी भी उस पर लगा देती है। अगर पुलिस ऐसा करती है कि झूठी रिकवरी, झूठी बरामदगी, या मान लो तमंचा उसने बरामद नहीं करवाया, अब पुलिस ने तमंचा कहीं से लगा दिया, तो फिर अगर आपने अदालत में इसकी शिकायत कर दी तो पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है और वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन भी पुलिस डिपार्टमेंट ले सकता है। मतलब आप ये समझ लें कि रिमांड का जो भय लोगों में बैठ गया है, रिमांड का जो खौफ है, वो खौफ वाली कोई ऐसी उसमें चीज़ नहीं है, कोई डर वाली चीज़ नहीं है। बहुत से लोग रिमांड ना हो, पुलिस अरेस्ट ना करे, छुप जाते हैं, कहीं बाहर भाग जाते हैं, या फिर वो इसलिए साम दाम ढंढ भेद का इस्तेमाल करते हैं, साठ गांठ लगाते हैं कि पुलिस हमारा रिमांड न ले, दलालों के ज़रिए सेटिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। रिमांड से आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं। रिमांड में पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती है, और अगर उसने कुछ गलत किया भी और अदालत में उससे आपने इनकार कर दिया तो वो आपके ख़िलाफ़ नहीं माना जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, कतई भी बिल्कुल नहीं। आप उससे आपका कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग रिमांड ना हो इससे बचने के लिए एक ख़ास बात आपको बता दें कि वो रिमांड ये समझते हैं कि अगर हम गिरफ़्तार हो गए तो हमारा रिमांड पुलिस ले लेगी, पुलिस रिमांड पे हमको ले लेगी। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि अगर हम अदालत में हाजिर हो गए, यानी उन्होंने बिफोर कोर्ट सरेंडर कर दिया, यानी अदालत में वो हाजिर हो गए और वो न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए अदालत में जाकर, तो वो समझते हैं कि अब हमको रिमांड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस फिर भी अदालत में जब पुलिस के पास रिपोर्ट जाएगी कि आप सरेंडर हो गए, पुलिस को जानकारी में आएगा कि आप सरेंडर हो चुके हैं, तब पुलिस फिर भी रिमांड के लिए अदालत से रिक्वेस्ट कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है। और जब भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पुलिस अरेस्टिंग पे यानी पुलिस गिरफ्तारी पर रिमांड जिस तरह से मांगती है, आपकी अदालत में हाजिर हो जाने पर भी उसी तरह से रिमांड मांगेगी, और वही सब प्रक्रिया होके माननीय अदालत जो समझेगी उस तरह का आदेश देगी। रिमांड दे या ना दे, ये अदालत की अपनी मर्ज़ी है। ज़्यादातर केसों में ये होता है कि अगर कोई गंभीर मामला है या हीनियस क्राइम है और उसमें अदालत को ये लगता है कि रिमांड देना चाहिए पुलिस को, यानी पुलिस कस्टडी में इस मुलजिम को भेजना चाहिए, तो पुलिस भेज देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस कन्विंस नहीं कर पाती है कोर्ट को, तो कोर्ट अगर संतुष्ट नहीं होती है पुलिस से तो नहीं भी देती है। रिमांड का मांगने वाला प्रार्थना पत्र को पुलिस खारिज भी कर देती है। तो आपको उम्मीद है इससे जानकारी से आपको लाभ होगा, और जो रिमांड का खौफ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है वो कम होगा। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो कोई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपको कानून की जानकारी मिले, जिससे आपको लाभ होगा। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, या आपके ऊपर कोई केस है, या आपके ऊपर कोई नया केस ऐसा है कि आप अभी भी पुलिस से बच रहे हैं या छुप रहे हैं, तो आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को अपने लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं, और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा होगा। हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो के साथ, अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।